डिफेंड कीजिए, लेकिन आप इससे पीछे क्यों भागते हैं? पाकिस्तानी डोमेन खरीदा है। खासतौर से कृति जी, डिबेट बड़ा ही निष्पक्ष तरीके से होता है। मैंने इसको महसूस किया है। आप यहाँ आके उसको कितनी भी शील्ड लगा के बचा ले या जो भी कर ले, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी जैसे लोग राजनीति करते हैं, इन मुद्दों पर बोलने की बजाय फिर वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि नहीं है। उनको लगता है कि ये बहुत हल्का है, हंस रहे हैं, समाज के ऊपर तमाचा मारने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मतीन खान जी, सुनने का धैर्य तो रखिए थोड़ा। आप बता रहे हैं कि आपके अंदर कितना जहर है। क्या इतना इजी हो गया है कोई गेमिंग ऐप बनाना और बच्चों तक इस तरह की कुरान की आयतें पहुंचाना? चपाटे उन्होंने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दिया है, वो ज्ञान वैसे ही चला आ रहा है। कहाँ रहते हैं, मैं वहां के एसपी को बोल देता हूँ, थोड़ी पूछताछ आपसे भी कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का नंबर 1 शो बात में दम है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोपी शहनवाज बद्दो को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है और शहनवाज बद्दो को फ्लाइट से लेकर के पुलिस गाजियाबाद पहुंची है। मुंबई में शहनवाज की गिरफ्तारी हुई थी और गाजियाबाद पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। धर्मांतरण केस में उससे पूछताछ की भी तैयारी है और गाजियाबाद जामा मस्जिद के एक मौलवी को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस दोनों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ कर सकती है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह है कि 12वीं पास बद्दो को अंग्रेजी की ट्रेनिंग आखिरकार कहां से मिली, पाकिस्तानी मेल आईडी बद्दो तक कैसे पहुंची है और गेमिंग ऐप को इस तरह इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग कैसे मिली है। बद्दो को आगे करके आखिरकार असली खेल कौन खेल रहा है, पूरे मामले में वो कौन लोग हैं जो अभी पर्दे के पीछे। तो देखिए, करेंगे हम इस पर चर्चा और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। वैभव अग्रवाल हमारे साथ नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ नेता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। MS अंसारी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और उनका इंतजार रहेगा क्योंकि उनसे कई तीखे सवाल रहेंगे। सोनाली गुहा फॉरेंसिक साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनाली गुहा जी से हम काफी टेक्निकल चीजें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी कि जब इस तरह के गैंग से जो कि बात बात पर फतवा जारी करने की बात कहते हैं और जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो ये फतवा गैंग कहां चला जाता है, तब फतवा जारी क्यों नहीं किया जाता? और इस तरह की बातों को डिफेंड करने के लिए ये कहा जाता है कि कमी तो देखिए हिंदू धर्म में है, कॉन्फिडेंस उनको अपने धर्म में नहीं है, इसलिए तो वो परिवर्तित होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू देखिए, सनातन धर्म, कृति जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानती हैं, ये देश बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन कभी आप नहीं देखी होंगी कृति जी, अपने ही जीवन में आप देखिए या हम लोग देखते हैं कि हमारे संपर्क में अगर दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति आता है तो कभी ये मन में कभी भाव नहीं आती है कि अगर मुसलमान है, ईसाई है, तो हम उसको कन्वर्ट करके हिंदू बना दे, सनातनी बना दे या किसी भी अपनी सनातन धर्म में लेते आए। लेकिन इनका देखिए, इनको क्या है कि यह जो गेमिंग के माध्यम से, आप ये लव जिहाद के माध्यम से जो ये धर्मांतरण करें, ये धोखा और छल है। और ये धर्मांतरण, इसको हम कम समझ रहे हैं, ये राष्ट्रांतरण ज्यादा है, क्योंकि इसके पीछे इनका उद्देश्य देश को गजवा हिंद बनाना है। ये फंडिंग कहां से हो रही है, इस पर चर्चा होने की बजाय सवाल उठता है हिंदू धर्म पर आखिरकार क्यों? लेकिन MS अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी। MS अंसारी जी, सीधे तौर पर देखिए, बद्दो तो एक मोहरा है, इसके पीछे एक बड़ा गैंग है और इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस चल रहा है, लेकिन यहां पर दुख ये होता है कि चर्चा इस पर नहीं होती है, चर्चा भटक जाती है। जब हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार क्यों हो रहा है ऐसा, तो इसके इर्द गिर्द दाएं बाएं चीजों को निकाल लिया जाएगा। ये बड़ी दुख की बात है और मैं उम्मीद करती हूं MS अंसारी जी, आज आप इस मुद्दे पर खुलकर के बोलेंगे। जी देखिए, जैसे मैं अभी महोदय जी का सुन रहा था स्टेटमेंट, कह रहे थे कि गजवाए हिंद, दुर्दान, पाकिस्तान, मुसलमान, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये पूरी डिक्शनरी बना लिया है इन्होंने और इसके बगैर इनकी कोई भी सुनिए, आप डिक्शनरी की बात करते हैं, आप क्यों इससे डिफेंड करना है? चलिए, आपको आप डिफेंड कीजिए, लेकिन आप इससे पीछे क्यों भागते हैं? पाकिस्तानी डोमेन खरीदा है, पाकिस्तानी डोमेन खरीदा है बद्दो ने। क्या नियत है इसके पीछे? पाकिस्तानी एजेंडे को भारत में फैलाना है और आप इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आप जवाब देंगे चक्रपाणी महाराज जी को। अरे एक बार उनके बारे में भी बोलिए, बद्दो के बारे में भी बोलिए, ये जो पूरा नेक्सस चल रहा है इसके बारे में बोलिए।
कृति जी ये नहीं बोलेंगे, आप समझिए। ये ऐसे लोग टीवी पे उनका आके बचाव करते हैं। ये लोग अंसारी साहब जैसे लोग बुद्धिजीवी, इस्लामिक बुद्धिजीवी हैं, ये टीवी जिहाद करते हैं, उनको बचाते हैं, उनको बचा करके संरक्षण देते हैं। पहले तो आप बताइए, बुद्धो जो नाम आ रहा है वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो गेमिंग क्या जानेगा? तो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे ऐसे ही लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और उसको जब वो चलिए ठीक है, इनके तक कोई पहुंच ना पाए। मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सार्थक चर्चा हो, मैं ये चाहती हूँ बहुत सार्थक चर्चा और सभी को मौका मिले बोलने का। मैं MS अंसारी जी, सीधे तौर पर मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, कौन सहयोग कर रहा है ऐसे लोगों को? जी कौन सहयोग कर रहा है ऐसे लोगों को? बहुत सिंपल सा पढ़ा सवाल। लिखा नहीं है, ये कब पता लगी पढ़ा लिखा नहीं? अरे अभी तो 2 दिन पहले आप उसको सारी पूरा दोषी भी ठहरा दिया था मीडिया ट्रायल में आपने। ये कब पता चला कि पढ़ा लिखा नहीं है? कौन कह रहा है पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, ये अगर एक 12वीं पास लड़का फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, जिसे ऑनलाइन गेमिंग का बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसे पता है कि उसका टारगेट क्या है, क्योंकि उसे मोटी रकम मिलेगी, जितने कन्वर्जन वो करेगा उतनी मोटी रकम मिलेगी, तो आप ऐसे लड़के को क्या शातिर लड़का नहीं मानेंगे? मैं कृति जी मीडिया ट्रायल पे बिलीव नहीं करता हूँ। ये सुप्रीम भी कह रही है, उच्चतम मीडिया ट्रायल है कि मीडिया की ये सच्चाई है। ये तो मीडिया जब सही कार्य कर रही है तो मीडिया ट्रायल आप चाहे इसे मीडिया ट्रायल की बात कहिए, चाहे आप इसे कुछ कहिए, लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स आएगी वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और मुझे पता है आप उस पर नहीं बोलेंगे, मुझे पता है आप दाएं बाएं इधर उधर करेंगे, लेकिन आप उस पर नहीं बोलेंगे। से पूछे कि धर्मांतरण की परिभाषा क्या है? आर्टिकल 21 भारत का संविधान जो है वो क्या कहता है कि अपने मर्जी की पूजा पद्धति, अपनी मर्जी का खान पान, रहन सहन, सबको आजादी है। और आप फोर्सली कहाँ हो रहा है? तो मैं तो कह रहा हूं कि एजेंसियां, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होगा। नहीं तो ये जो पूरा नेक्सस चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या चल रहा है? अभी 2 दिन पहले आपकी रिपोर्ट थी कि जो है ये लोग पढ़े हैं, बहुत बड़ा नेक्सस चला रहे हैं। 2 दिन के बाद आप कह रही हैं कि अब वो पढ़े नहीं है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड। तो हमारी एजेंसियां इतनी पंगु नहीं है, ढूंढ निकालेंगी कौन से मास्टरमाइंड। अरे तो आपका भी तो कुछ राष्ट्र के प्रति दायित्व है अंसारी जी, कि खाली यहाँ पे खाने पीने और मौज करने के लिए भारत में हो। आपका भी तो कुछ दायित्व है कि इन देश विरोधियों के प्रति कुछ बोले। अभी फतवा जारी करना हो तो वो पूरा गैंग एक्टिव हो जाएगा, तब उन्हें जिम्मेदारी याद आ जाएगी कि इस्लाम में ये गलत है, वो गलत है। अंसारी जी, ये भारत भूमि है, सिर्फ सराय है क्या आपके लिए? ठीक है, सोनाली जी कुछ कह रहे हैं। सोनाली जी चल दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही पहले तो दर्शकों को नमस्कार। अभी जैसे कि महोदय बात कर रहे थे आर्टिकल 21 की, तो वो हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ना कि फोर्सफुली किसी का धर्मांतरण कराने का। और दूसरी चीज ये बात कि अगर आप बात कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा है, नहीं है, जो भी है, गेमिंग में एक्सपर्ट है, वॉट एवर इट इज, अगर आप इसके लॉग्स वगैरह, जब डिजिटल फॉरेंसिक की बात की जाएगी, जब सारे लॉग्स निकल के आएंगे, आपको भी पता है कि डिवाइसेस तो उसके साथ जब्त हुए होंगे, प्रॉपर उसका फोन, लैपटॉप, उसके जो भी इंटरनेट के एक्सेस होंगे, प्रॉपर वहाँ पे ऑडिट हुए होंगे। उन ऑडिट्स की रिपोर्ट में सारा कुछ क्लियरिफाई हो जाएगा कि वो डोमेन नेम उन्होंने कहाँ से खरीदा है, डोमेन नेम, सर्वर वगैरह सारा कुछ डिटेल्स तो निकाल लेते हैं डीएनएस का। तो कहीं ना कहीं से उस बच्चे को, जो उसने अपराध किया, उसकी सजा तो मिलनी है। आप यहाँ आके उसको कितनी भी शील्ड लगा के बचा ले या जो भी कर ले, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप बात करें कि सनातनी की गलती है, ये है, वो है, तो एक चीज और बता दूं कि मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, और मेरे पास इतने तरीके के बच्चे पढ़ के जाते हैं। अभी तक 14-15 लाख स्टूडेंट्स मेरे साइबर फॉरेंसिक के निकल चुके। मैंने आज तक कभी किसी की जात पात की बात नहीं की है। और अगर आप पुराना इतिहास की बात कर रहे हैं, तो एक बार इतिहास लेके बैठे कृपया। हमारे पास सनातन में, हमारे पास जो सबूत मौजूद है ना, वो पिछले 15,000 साल से पुराने हैं। और आप आए अकबर बाबर के जमाने, चलिए और मान लेते हैं 12,000 साल पुराने। तो इस विषय को लेके जबरदस्ती फोर्सफुली धर्मांतरण, आपके पास दुनिया में 47 महोदय आपके पास दुनिया में 47 देश अवेलेबल हैं। कहीं किसी तरीके की कोई चर्चा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम हिंदू धर्म वालों के पास लेने की मुश्किल से शायद नेपाल के अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं, फिर भी हम ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं करते। और सनातन की आप देख सकते हैं, फैन फॉलोइंग की बोल लीजिए, इतनी है कि रशिया से लेके सबको यहाँ घर वापसी कर रहे हैं। और रहा सवाल डिजिटली का, इसमें कनेक्ट होके जिस तरीके का ये हो रहा है, क्राइम जो फैल रहा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं, अगर इंडिया में किसी भी तरीके का कोई गेम आप चला रहे हैं, तो सारा कुछ नोटिस के थ्रू डिटेल मांग के सारा कुछ निकल ही आना है। तो इसको प्रोटेक्ट करने का तो कोई तरीका नहीं।
इसी के साथ साथ सोनाली जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि साइबर एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं। एक गेमिंग ऐप जो कि 4 नहीं 400 बच्चों तक को पहुंच रही है उस तक, और वो बच्चे उस गेम में इंडल्ज हो रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये साइबर एजेंसियां हैं क्या कर रही हैं? क्या इतना ईजी हो गया है कोई गेमिंग ऐप बनाना और बच्चों तक इस तरह की कुरान की आयतें पहुंचाना इतना ईजी हो गया आज के समय में? देखिए, जहां तक मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर धर्म की, कुरान, तो अगर अब कुरान को भी सही तरीके से इंटरप्रिटेशन अगर उसका किया जाता ना, तो कोई धर्म कभी किसी को हिंसा करना या कोई परिवर्तन जैसी चीजें नहीं सिखाता। ये तो बीच में आए हुए जो इनके कुछ है चेहरे चपाटे, उन्होंने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दिया है, वो ज्ञान वैसे ही चला आ रहा है। और रहा सवाल एजेंसीज का, तो इनके इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका रहता है बिल्कुल प्रॉपर में होता है। ये तो गनीमत है कि संज्ञान में आ गया है ये वाला मामला। और इसमें भी ऐसा है कि पेरेंट्स की कहीं ना कहीं आप जरूर गलती मानेंगे कि अपने 10-12 साल के 8-9 साल के छोटे छोटे बच्चों को आप हैंडसेट दे देते हैं, उनको हेडफोन लगा के कंटिन्यू गेम खेले देते हैं, तो अंदर क्या बातचीत चल रही है उनको पता ही नहीं होता। तो बेहतर ये है कि जब बच्चा गेम खेल रहा है, अच्छी चीज है कि टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी चीज है, वो कहीं ना कहीं माइंड को एक्टिव करता है, कुछ ना कुछ है उसमें बेनिफिट भी। बट अगर इस तरीके की चीजें उसमें हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए ना पेरेंट कंट्रोल एप्लीकेशन वगैरह भी अवेलेबल होती है जो इंडिया के अंदर लीगल है। तो वो पेरेंट्स को कम से कम इंस्टॉल करके रखना चाहिए। यही नहीं, बहुत सी और भी दूसरी गलत गतिविधियों में बच्चे जो फंसे होते हैं, कम से कम पेरेंट्स को एक आइडिया तो लग जाए। ठीक है, वैभव अग्रवाल जी, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि देखिए जहां जहां से मामले आ रहे हैं वहां पर सरकार किसकी है, सरकार क्या कर रही है, मैं इस कानून बना देना तो काफी नहीं है ना? देखिए, सभी को नमस्कार। और कीर्ति, कानून क्या होता है, समाज में संरक्षक बनके एक प्रारूप में रहता है। किसी के घर के अंदर घुस के, आपके स्टूडियो के अंदर घुस के, उसको परमिशन नहीं है बिना वारंट के इसीलिए अंदर किसी के अंदर घुसने की। तो वो पहले वो कोर्ट में जाएगा, वहां पे वारंट लेगा, फिर वो किसी के घर के अंदर घुसेगा। एक 10,000 लोगों पर शायद एक कांस्टेबल या 2 कांस्टेबल होते हैं, है ना? तो कानून क्या है? कानून हमारे घर के अंदर नहीं। बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तो भाई साहब 2 मिनट रुक जाइए। आपके अभी वार्तालाप मेरा शुरू नहीं हुआ है, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तो फिर मैं आपकी हंसी का जवाब दूंगा उस पे, है ना? तो आप थोड़ा शांति से मेरी बात सुन ले। रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूं, और आपको अगर ज्यादा परेशानी है और आपको ये लगता है कि ये है तो मेरे को बता दे कहाँ रहते हैं, मैं वहां के एसपी को बोल देता हूँ, थोड़ी पूछताछ आपसे भी कर लेंगे। नहीं तो मेरी बात सुन ले आप 2 मिनट, है ना? ये मैडम, ये आप करवा रही हैं, ये बैठ मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। ये ऑनगोइंग मसला है। नहीं, लेकिन आप बार किसी को पोक करेंगे, स्लैगिंग लगातार करते रहेंगे, आप किसी को बोलने नहीं देंगे। तो क्या ये सही है? तो क्या ये सही है? मैंने आपको मौका दिया था बोलने का, मैंने आपको मौका दिया था बोलने का, आप दूसरों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? और वैभव अग्रवाल जी, ये भी बात ठीक नहीं है कि आप डिबेट में बैठ करके ये कह रहे हैं कि हम भी भेजेंगे, आपकी शिकायत करेंगे पुलिस में। ये ठीक नहीं है। जो मेन मुद्दा है उस पर चर्चा की जानी चाहिए। आप बात समझे, ये सामाजिक मसला है और ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। आप शहनवाज का यही तो अभी इन्वेस्टिगेशन है कि उसके तार कहां जुड़े हुए हैं। वो हंस रहे हैं। अगर ये उनके लिए इतना हल्का मुद्दा है तो ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। आप मुझे क्या बताएंगे? मैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपीयर होता हूं क्रिमिनल मैटर्स में। मेरे को क्या बताएंगे इन्वेस्टिगेशन क्या होती है या नहीं होती, है ना? और साइबर एक्सपर्ट हूं मैं, अथॉरिटी हूं साइबर पे। आप ये तो अगर वो हंस रहे हैं तो मेरे को शायद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए इनके साथ, है ना? नहीं, तो लेकिन ये क्या, ये उनका आपको इतना ज्यादा ट्रिगर कर जा रहा है कि शिकायत की जाएगी पुलिस में, मैं रूलिंग पार्टी से हूं, तो ये भी ठीक नहीं है। इसमें मैं और मनमोहन कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे। इसमें केवल ये है कि सामाजिक कुरीति है, हमें बोलने की आजादी है आर्टिकल 19 में, और अपनी पद्धति से जिसको चाहे उसको जाके नमन करने की आजादी है 21 में। तो इसके अंदर क्या है, अपन बिल्कुल सुलझे हुए प्राणी है। इस मामले में हमारा समाज, कानून बिल्कुल सुलझा हुआ है। इसके अंदर बीच में लाइन में पड़ने की कोई बात नहीं है। और ये मुस्लिम समाज के कुछ दुकानदारों की दुकानदारी का नतीजा है, जो वो ये कोशिश कर रहे हैं शहनवाज जैसे अंडर एज जुवेनाइल बच्चों के साथ। और वो अपने उल्टा नीचे ये एक वो चेन मार्केटिंग होती है ना, ये वो तरीका चला रहे। तो ये तो बहुत बड़ा किस्सा है, ये छोटा किस्सा नहीं है। जितना अंदाजा मेरे को है इस किस्से में, मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ, खबर है।
मैं तो ये आपसे छोटी खबर वैभव जी नहीं है, ये इसमें कई जानना नाम चाहती हूँ निकल के सीधे आने तौर चाहिए। पर, क्योंकि देखिए मेरे साथ कांग्रेस का प्रवक्ता भी है, और जब मैं मुझे पता है कि जब मैं उनके पास जाऊंगी तो वो भी फिर आपसे यही सवाल पूछेंगे कि अगर आपके जहां पर आपकी रूलिंग पार्टी है, अगर वहां से इस प्रकार के केसेस सामने आते हैं तो सरकार कर क्या रही है, आप इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आप अगर चंद्रमोहन पूछेंगे तो उनका सवाल सराखों पर है, वो इसलिए क्योंकि हमारी रूलिंग पार्टी है वहां पे, तभी तो हम शहनवाज जैसे लोगों को पकड़ पा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये आज का चक्कर थोड़ी है, ये तो पुराना चक्कर चला आ रहा है, दुकानदारी तो पुरानी है, ये आज की दुकानदारी थोड़ी है धर्म के नाम पर। तो तभी तो हमारी सरकार पकड़ रही है, उसको एक्सपोज कर रही है। चक्रपाणी महाराज जी, देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सार्थक चर्चा करने की कोशिश होती है और जब हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो इस तरह की कुरीतियों पर खुलकर के बोलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, लेकिन सवालों से बच जाते हैं, सवालों से भाग जाते हैं, चर्चाएं छोड़ करके भाग जाते हैं। नहीं है, उनको लगता है कि ये बहुत हल्का है, हंस रहे हैं, समाज के ऊपर तमाचा मारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम हर व्यक्ति का, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का हो, वो एक नागरिक होने का परिचय अपना देना चाहिए। और जब एक टीवी डिबेट होता है तो टीवी डिबेट में स्वाभाविक रूप से एक पक्ष दूसरा पक्ष दोनों का जब मंथन होता है तो कुछ सही चीज निकलता है, या ये इसमें कोई दो रानी आपके और आपका खास तौर से कृति जी डिबेट बड़ा ही निष्पक्ष तरीके से होता है। मैं कई बार मैंने इसको महसूस किया है। तो लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, जिसको माननीय हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पे टिप्पणी किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी किया था कि धर्मांतरण यह बहुत ही खतरनाक है और देश के लिए ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से कम केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के है। मैंने कई बार पत्र दिया है, इस पे निश्चित रूप से ठोस अब कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, चाहे धर्मांतरण पे हो या लव जिहाद पे हो। हमारी कितनी बेटियां इसके काल के गाल में समा गई, इन नाम बदल के हमारी बेटी बहनों को किस प्रकार से ये सरेआम जिहाद कर रहे हैं। धर्मांतरण मुक्त बगीरों से लेके और बच्चों तक को गेम के माध्यम से अब आ रहा है। तो आखिर निश्चित रूप से अब किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। तो इसलिए जल्द से जल्द कठोर कानून बने कि एक तय सीमा के अंतर्गत इनको सजा हो, क्योंकि अभी तक कोई सजा नहीं मिला। ना पड़े रहे, कम से कम जांच के नाम पर ये मामले ज्यादा लंबे ना खींचे, इस पर कोई फैसला आने की जरूरत है, यही आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गई। जी बिल्कुल, अभी तक कीर्ति जी एक भी उदाहरण नहीं होगा कि किसी को सजा धर्मांतरण में या लव जिहाद में समाज में उदाहरण पेश करना जरूरी है। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, हाँ जी आती हूँ मैं आपके पास। सोनाली गुहा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। क्या आपको भी वाकई ये लगता है कि अब जिस तरह से ये जो पूरे मामले हैं ये काफी लंबे समय तक जांच के लिए चलते रहते हैं, विशेष करके ये जो गेमिंग ऐप वाला मसला है, क्या इसमें एनआईए का भी इंटरप्शन होना चाहिए? दूसरा बड़ी बात यह है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उदाहरण पेश किया जा सके। हाँ मैम बिल्कुल, इसके लिए भी कुछ ना कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान तो लेके आना ही चाहिए, क्योंकि ये अभी एक शुरुआती दौर में पकड़ में आ गया। बिल्कुल ठीक उसी तरीके का कोई बीमारी को अगर इनिशियल स्टेज पे पकड़ लिया जाए तो इलाज संभव हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक वैसी ही चीज है। और मेरे ख्याल से ना यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप धर्म को लेकर कृपया महोदय यहाँ पे ना ये ना करें रिप्रेजेंट कि मैं उसको बचाऊंगा क्योंकि वो मेरे धर्म से बिलोंग करता है। एक जस्टिस वाली चीज ये होती है कि अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो किसी भी जाति संप्रदाय कुछ भी हो उसको सजा प्रॉपर मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये तो यहाँ पे चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम है। जो मासूम भोले भाले बच्चे हैं जो अपने खुद के राइट खुद नहीं संभाल सकते हैं तो उनके अगेंस्ट क्राइम हो रहा है। तो ये वाकई में बहुत सीवियर मुद्दा है। और इसके लिए जिसका भी पर्टिकुलर पर्सन का आया है, इसका नेटवर्क एनालिसिस करके प्रॉपर उसके जितने भी नेटवर्क से जुड़े हुए लोग थे, कहां से उसने उस डोमेन के लिए पेमेंट की, किसने वो पेमेंट एक्सेप्ट की, ये सारी चीजों की कंप्लीट फॉरेंसिक जांच के बाद कड़ी से सोनाली जी, मेरी तरह आम दर्शक ये समझना चाहता है कि पाकिस्तानी डोमेन खरीद करके आखिरकार कैसे ये पूरा एजेंडा हिंदुस्तान में काम कर सकता है और किस तरह से छोटे बच्चों को टारगेट कर सकता है, और पाकिस्तानी एजेंडा आखिरकार उन्हें किस तरह से फायदा मिल सकता है, पाकिस्तान को किस तरह से फायदा मिल सकता है? देखिए मैडम, अगर बात अपन ये करें कि वहाँ की अभी स्थिति तो आपको भी पता है कि क्या परिस्थिति है। लोग एक दूसरे को मार काट के खाने को अभी वो है, तो फंडिंग्स की तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत मेरे ख्याल से उन्हीं को है। दया दृष्टि तो पूरा विश्व भी उस पर बनाया बैठा है कि कुछ खाने को दे दो ताकि 2 टाइम इनके बच्चे भूखे ना मरे। ये कंडीशन किसी से छुपी नहीं है उस कंट्री की। और रहा सवाल डोमेन का, तो जो डोमेन बिकता है ये ऑनलाइन इजिली अवेलेबल होता है, लोग इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, 12वीं के बच्चे के लिए एक डोमेन और प्रॉपर सारा कुछ मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इसको फंडिंग बैकएंड पे सपोर्ट तो मिल रहा है। सोनाली .pk नहीं मिलेगा। .pk के लिए ट्रस्टी सर्विस की जरूरत होती है। .pk ओपनली रजिस्टर नहीं कर सकते आप। आपको लोकल पाकिस्तान का एड्रेस चाहिए उसके अंदर।
सर कोई तो उसको सपोर्ट कर ही रहा है बैकएंड से। आई एम क्लियर ऑन दैट कि कोई ना कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी कहीं ना कहीं पेमेंट इनिशिएट हुई, कहीं ना कहीं लोकल पेमेंट हुई होगी, चलो ठीक है। और इंडियन कार्ड से पाकिस्तानी डोमेन का पेमेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर कहीं इन्होंने बिटकॉइन वगैरह का या कुछ और ऐसी डिजिटल करेंसीज का भी वो लिया है तो इसका भी आपको वॉलेट आईडी और सारा कुछ क्लियर मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। बिल्कुल शॉर्टेड ओपन एंड शट केस है ये, कोई बहुत लंबा इसको ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है। अब ये डिपेंड करता है विल पावर के ऊपर कि इसका इन्वेस्टिगेशन लोग किस प्रोसीजर में और किस वे में कितना घसीटना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसको इतना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर नहीं भूलना चाहिए। देखिए ये चीज हमारे देश के बच्चों के साथ गलत हो रही है। ये हिंदू मुसलमान की पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, ये दोनों साथ में है, इसलिए एक सामंजस्य बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मुखर होकर के तमाम पार्टियों को इस पर बोलना चाहिए, इस मुद्दे पर खुलकर के बोलना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, सीधे तौर पर एक संगठन है, एक कट्टर संगठन है जिसका नाम इसमें संभावित तौर पर आ रहा है हिज़्ब उत तहरीर, जहां तक कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिज़्ब उत तहरीर का नाम आ रहा है, जो कि पहले लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण के इस तरह के खेल कर रहा था और अब गेमिंग ऐप के जरिए, जो कि हिंदुस्तान में बैन है। तो ये जो संभावित नाम सामने आ रहा है, ऐसे पता नहीं कितने संगठन है जो भारत में एक्टिव है, आखिरकार इन पर चोट कब होगी और किस तरह से होनी चाहिए? कृति जी देखिए, पहले तो इनकी फंडिंग रोकी जाए, पहले तो इनकी फंडिंग रोकी जाए। फंडिंग कहाँ से होती है? ये सोशल मीडिया पे जो कुछ ग्रुप्स होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ये वो, ठीक है सुना ये लोग वीडियोस, ये सबसे पहले तो इनकी फंडिंग रोकी जाए। देखिए एक पर्टिकुलर जिस कंट्री का हम नाम ले रहे हैं उसके पास इतना बजट है नहीं कि वो ऐसी चीजों में फंडिंग रोकी जानी चाहिए, ये तो महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, बताइए। देखिए मूल विषय यह है कि चाहे नाम इनके अनेक है लेकिन काम एक ही है कि धर्मांतरण, काम एक ही है, लव जिहाद काम एक ही है, लैंड जिहाद, और उसका उद्देश्य ये है कि कैसे देश को गजवाए हिंद बनाया जाए, कैसे देश को गजवाए हिंद पर बात करेंगे तो फिर से लड़ाई होने लगेगी और फिर से भागेंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्यों चर्चा नहीं होती? नहीं कृति जी, लड़ाई से नहीं भागना चाहिए, लड़ाई तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं लड़ेंगे तो 10 साल बाद लड़ेगा। जो व्यक्ति ने ये दिमाग में पाल लिया है कि 2047 तक देश को गजवाए हिंद बनाना है, आप कैसे पलायनवादी हो सकती है, कैसे आप भाग सकती हैं? वो तो ये चाहता ही है कि हम इससे बचे और वो हमें शिकंजे में ले ले, हमारी बेटियों को, बहनों को शिकंजे में ले, यहाँ मूक फकीरों को, यहाँ बच्चों को गेम के माध्यम से ले रहा है। हमें आंख बंद करके बगुले की तरह अगर हम रहेंगे तो ऐसा नहीं कि तूफान नहीं आएगा, आएगा। और उत्तरकाशी में जब लव जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं, चक्रपाणी महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि उत्तरकाशी में लव जिहाद जैसे मामले जब सामने आते हैं और जब सब एकजुट होते हैं, जो कि एकजुट होना भी चाहिए, जब एकजुट होते हैं और जब जो विशेष धर्म के लोग हैं वो धर्म छोड़ के जाने लगते हैं उत्तरकाशी, तो ऐसे में तब भी सवाल खड़ा होता है कि ये एकता आखिरकार पहले क्यों नहीं थी और ये एकता अब आ रही है, तो क्या ये एकता आगे हमेशा बनी रहेगी? नहीं देखिए, सवाल इस बात का है, हमें लड़ाई जो है इनके जो जिहाद है, जो गलत मंसूबे हैं उसके प्रति है। और उत्तराखंड हमारा परम पवित्र स्थान है, देवभूमि है। बताइए वहां तक कर नहीं छोड़ा, जिस जो उत्तराखंड में बताइए हमारे धार्मिक प्रतीक है, वहां पे जिहाद शुरू और कर दिया। उसमें ओवैसी जैसे लोग राजनीति करते हैं, इन मुद्दों पर बोलने की बजाय फिर वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि देखिए पलायन कर रहे हैं विशेष धर्म के लोग। जो इस्लामिक कट्टरपंथी नेता है कृति जी, ये समझ लीजिए, पहले वो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, फिर वो नेता है। अगर जो डॉक्टर है कट्टरपंथी, तो पहले वो इस्लामिक कट्टरपंथी है। अभी एक डिबेट पे बैठे थे अंसारी साहब, एक कट्टरपंथी थे, वो कट्टरपंथी इसीलिए मुस्कुरा रहे थे, इसीलिए वो कमेंट कर रहे थे, इसीलिए वो नॉन सीरियस तरीके से बात कर रहे थे, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। तो ये जो कट्टरपंथी है, उनके दिमाग में उनके राष्ट्र के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको ये गजवा हिंद दिमाग में बैठ गया है। कृति जी, इस बात को समझना होगा। अगर हम आप आज नहीं समझेंगे तो 5 साल बाद समझेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए इनको हमें समझना होगा, देश के सभी लोगों को, इन नागरिकों को एकजुट होना होगा और ऐसे गंदे मानसिकता के लोगों को डट के मुकाबला हमें करना पड़ेगा, नहीं तो। ठीक है वैभव अग्रवाल जी, ये कहा जाता है, वैभव अग्रवाल जी, जब इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं मुकद्दर से, स्वामी जी, कोई भी पार्टी के लोग हैं, सभी विचारधारा को लोगों को एक मंच पे आना होगा। यहाँ पक्ष और विपक्ष न देखे, सब लोग एक मंच पे आ जाए और अपनी समाज की, अपनी राष्ट्र की, अपने नागरिकों की रक्षा करे। भाई, अपनी बेटी बहनों की रक्षा करने की आवश्यकता है। ये देश की संप्रभुता पे प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, आपको लगता है वाकई ये उतना बड़ा संकट का समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आ गया है।
हम तो 2004 से इस लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, सैकड़ों हम अब तक ज्ञापन हमारे लोगों ने दे चुके हैं पूरे देश में और इस पे कार्य कर चुके हैं बहुत। अब तो आज टीवी पे लव जिहाद और धर्मांतरण पे आ रहे हैं, हम लोग तो बहुत पहले से 20 साल 25 साल 30 साल से चिल्ला रहे हैं। सवाल पहले की जो भी सरकारें थी, कहीं ना कहीं आजादी के बाद जितनी सरकारें आई सबने कहीं ना कहीं छद्म सेकुलर के नाम पे उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति किया। लेकिन अब कम से कम मीडिया जागृत हो गई। कृति जी, आप जैसे जो बड़े एंकर हैं, आप जैसे लोग जो बड़े पत्रकार हैं, आपकी जो चैनल है न्यूज इंडिया वन, नहीं, लेकिन यही बात हमारी कोशिश, चक्रपाणी महाराज जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि जबरन धर्मांतरण, वो किसी भी धर्म में हो, जबरन धर्मांतरण कबूल नहीं है, जबरन धर्मांतरण बिल्कुल स्वीकार नहीं है और उस पर हम हमेशा सवाल उठाएंगे। ठीक है कृति जी, मेरी भी यही मानना है। हमें इस्लाम से कोई घृणा नहीं है, हमें इन कट्टरपंथियों से घृणा है, हमें इन जिहादियों से घृणा है, हमें इन जिहादियों से लड़ना है जो जानबूझ करके मासूम लोगों को एक साजिश के तहत धर्मांतरण करा रहे हैं। हम तो उसके भी खिलाफ है कि अकेले नहीं लड़ेंगे ना चक्रपाणी महाराज जी, उसके लिए तो फिर तमाम लोगों को एकजुट होना होगा। ठीक है, वैभव अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे है, सवाल सीधे तौर पर यही है कि आपसे ये कहा जाता है कि फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करते हैं? अगर मुस्लिम लोग, अगर हिंदू लोग मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं तो ये गलत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना सही है। कीर्ति जी, मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा। भाजपा के कौन से नेता ने ऐसा बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? हमने तो बोला एक राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है। हो सकता है सर, आप हैरान मत होइए, आप हैरान मत होइए। हम न्यूज़ वन इंडिया पर बहुत से ऐसे बयान चलाते हैं, वरना हमारे ऊपर आरोप लगेगा कि हम आपके पक्ष में बोलते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि सभी को दिखाना। नहीं है कि मेरी, देखिए ऐसा है कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मेरे को नहीं पता है कि हमारी राष्ट्रीय कोर टीम में से, सीनियर टीम में से किसी ने बोला हो ऐसा, जो कि अथॉरिटी रखता है हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। एक बार को स्वामी चक्रपाणी या उनके जो साथी हैं और जो हमारे धर्मगुरु हैं, अगर वो आवाज उठाए भी तो ठीक है, वो उनकी अपनी सोच से आवाज उठानी है। सरकार सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाइना के लोग भी आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार उनके लिए भी है। अगर वो भी आके यहाँ गड़बड़ करेंगे तो सरकार इतनी सक्षम है कि उठा के बंद कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, शहनवाज की इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो नॉर्मल पुलिस की, यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। शहनवाज की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसटीएफ के अंडर में है। गाजियाबाद कमिश्नर दिनेश जो है, उनके पास एडिशनल चार्ज है एसटीएफ का, इसलिए गाजियाबाद में इन्वेस्टिगेशन हुई। आपको आप ये समझें कि ये मैटर बहुत बड़ा मैटर है, ये मामूली मैटर नहीं है। अभी जैसे सोनाली ने अभी बोला, डोमेन नेम का आपने भी जिक्र किया, पाकिस्तानी डोमेन नेम को खरीदने के लिए मेरे पास भी है पाकिस्तानी डोमेन, लेकिन वो क्योंकि हमारा वहां पे एक पार्टनर है जिसके नाम से हमने खरीदी है, जिसने पेमेंट करी है, इंडियन कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकता है वहां पे, है ना? तो आपको वहां पे लोकल एड्रेस चाहिए होता है डोमेन खरीदने के लिए। तो ये क्या है, ये बड़ा गेम है और ये दुकानदारी है धर्म के नाम पे। ये जिस दिन आ गई, जिस दिन खुल गई और खुली रही है परतें एक बाय एक, है ना? और इसको यदि थोड़ा सेंसेशनलाइज भी कर रहे हैं लोग तो वो होना भी चाहिए, क्योंकि समाज में सेंसेशन के बिना थोड़ी अवेयरनेस नहीं बढ़ती है। समाज में थोड़ा सा ताली बजाने का चाहिए होता है कि भाई आपको जब ये बताना होता है कि कीर्ति बिंदल बहुत अच्छा काम कर रही है चैनल में, तो उसको थोड़ा सा चमकाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा शोर भी मचाना पड़ेगा, नगाड़ा भी चाहिए होगा उसमें, ऐसे नहीं बनेगा, है ना? इसीलिए इतने टाइम से कानून का उल्लंघन होता है जब मस्जिद के ऊपर स्पीकर लगते हैं। हिंदुओं में तो नहीं लगता, क्योंकि हिंदुओं को इतना फर्क ही नहीं पड़ता। हिंदू अपने घर के अंदर बैठते हैं, सब लोग आपस में मिलके पूजा अर्चना करते हैं, मजे आते हैं, मजे करते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको, प्रसाद लेते हैं और घर जाते हैं, मजे करते हैं। हमारे लिए तो मिलने का भी एक बात है, हम ध्यान करते हैं लेकिन मिलने का भी है। लेकिन अलग समाज में जो, जिनको हम पीसफुल कहते हैं या शांति प्रिय लोग कहते हैं, मुस्लिम समाज में ये एकाकरण करने की बात है। मुस्लिम समाज में ये कट्टरपंथी की बात है। ये कहते हैं नहीं, हमें लाउड स्पीकर लगाए। क्यों भाई, मैं क्यों सुनूं नमाज? मेरे को नहीं सुननी। आर्टिकल 21 में मेरे को फ्रीडम है ना, मैं क्यों सुनूं? अच्छा, फिर हमारे लोगों ने जब अपने हिंदुओं में जब यानी कि कुल लगाए और हनुमान चालीसा बनाई कि जो कानून बनाए गए हैं अगर उनका पालन किया जाए तो इस प्रकार की कुरीतियों को निश्चित तौर पर कम किया जा सकता है। मैं समझ गई, ठीक है। मैं आप सभी के पास वापस लौटूंगी, मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक लेने की जरूरत है
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अवैध धर्मांतरण की ये तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में इसको लेकर के कितनी जागरूकता है और कौन कौन इस कुरीति पर खुल करके बोलने के लिए तैयार है, इसलिए चर्चा रखी गई है। और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी, मतीन खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मतीन खान जी, आपसे पहले MS अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने उनसे कई सवाल किए लेकिन वो गुस्सा करके चले गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस तरह की कुरीतियों पर बात करना गलत है, और अगर इन कुरीतियों पर बात करी जाएगी तो इस पर खुलकर बोलने में आखिरकार गुरेज क्यों? कुरीति आप किसको कह रही हैं? अवैध धर्मांतरण को, बच्चों को निशाना बनाने को, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करने को। अभी उत्तराखंड का जो मामला एक आया है, हाँ, उसमें 2 लड़के थे, एक लड़का मुसलमान था, दूसरा लड़का हिंदू था। हाँ, है अब उस बात को लेकर के साहब तमाम मुसलमानों की दुकानों पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए कि साहब जो है मुसलमान खाली कर दे, दुकान खाली कर दे, मकान खाली कर दे, उत्तराखंड खाली कर दे। ये कौन सा मामला? ये कुरीति नहीं देख रही हैं आप? भारत एक खूबसूरत, नहीं तो आप मुझे बताएं कि लव जिहाद जैसे मामले अगर उत्तरकाशी में एक के बाद एक बढ़ने लगे तो उस पर आखिरकार कब तक चुप रहा जाए? आपको दिक्कत है क्या? आप मुझे बताएं, आपको दिक्कत है क्या इस तरह के मामलों पर अगर लोग आवाज उठाएं? आप ये चाहते हैं कि आम जनता चुपचाप सहती रहे? आप ये चाहते हैं क्या? अगर उनकी घर की बेटियों को बरगला करके, बहला फुसला करके, शादी का झांसा दे करके भगाया जाए तो आप ये चाहते कि फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अरे कमाल है, आपको तो इस पर खुल करके बोलना चाहिए। आप उनको नहीं, आप फिर तो यही बात हुई ना, फिर तो यही बात हुई, फिर तो आप जैसे लोग सहयोग कर रहे हैं, फिर तो हम यही समझे मतीन जी, फिर तो हम यही समझे कि ये जो गलत हो रहा है समाज में, आप जैसे लोगों का सहयोग हो रहा है। हमारे साथ थोपने का काम कर रही है। आप सुनिए, पहले उत्तरकाशी में जो लड़की का मामला था, एक हिंदू था, एक मुसलमान लड़का था। देखिए, आपको पता है आपका दिमाग सबको जो है मैडम कोई गलत हो गया है। कीर्ति इज नॉट रॉन्ग। नहीं, मतीन जी का जहर बाहर आने दीजिए। सोनाली गुहा जी, मैं इसलिए चुप हो गई कि हमारी डिबेट देख रहे तमाम दर्शक ही जाने कि मतीन जी के मन में कितना जहर है। मैं इसलिए चुप हो गई। मतीन जी बोलिए, किस किस का दिमाग खराब बताएंगे? मेरा दिमाग खराब बताएंगे, चक्रपाणी महाराज जी का दिमाग खराब बताएंगे, वैभव जी का दिमाग खराब बताएंगे, लेकिन आपका दिमाग सही है। आपका दिमाग इसलिए सही है क्योंकि आप इस तरह के मामलों पर नहीं बोलेंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, एक बार इनसे पूछिए। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, इनसे पूछिए। हिंदू है महोदय, हिंदू मुसलमान की बातें हो गई, मुसलमानों की दुकानें बंद हो गई, सब समझ में आ रहा है, पूरा देश चल रहा है ये चीज। आपने कश्मीर में क्या किया था? आप लोगों ने कश्मीर में क्या किया था ब्राह्मणों के साथ? भारत को जो है बर्बाद करना चाहते हैं आप लोग। दिमाग खराब हो गए महोदय। कोई दिमाग खराब नहीं है। आप अगर क्वेश्चन एक मैं भी पूछ रही हूँ तो आंसर तो मुझे भी मिलना चाहिए ना कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था? आपको अभी अखरना है ये चीज कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ पूरा हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? उनकी तो घर, जमीन, बच्चे, इज्जत सब लूट ली गई थी वहाँ। नहीं मतीन खान जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आपसे सीधे तौर पर पूछा गया था, आप कहते कि नहीं इस कुरीति के खिलाफ हूं मैं बोलूंगा, अवैध धर्मांतरण कहीं भी है मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, लेकिन आप तो सबके दिमाग की यहाँ पर रिपोर्ट देने लगे। नहीं कर रहे, हिंदू कभी नहीं, उनको पता है कि हमें धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। हम सनातनी 15,000 साल पहले से। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, उत्तरकाशी का मसला आपको पता है। अब इसमें ये ऐसे डिफेंड करेंगे कि एक मुस्लिम लड़का था, एक हिंदू लड़का था। ये डिफेंड करने का तरीका है। सच्चाई सुनने की अरे मतीन जी रुकिए, मौका दूंगी आपको। अगर आप सही भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मौका दूंगी। आपका नाम स्वामी चक्रपाणी महाराज जी नहीं है, बोलने दीजिए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। सब कुछ का उपाय है, सब कुछ की, सुन लीजिए मतीन खान जी, सब कुछ की दवा है, सब कुछ का। अरे मतीन खान जी, सुनने का धैर्य तो रखिए थोड़ा। आप बता रहे हैं कि आपके अंदर कितना जहर है, आप बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं आप। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सबको समझाया जा सकता है। देखो मतीन खान जी का जब मती खुद भ्रम में है, मती खुद खराब है,
तो दूसरे को तो खराब कहेगा ही। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देख की चिंते थी, जैसी इनकी भावनाएं दूसरे को भी उसी तरह बोलेंगे। तो ये मती तो इनकी खुद ही खराब है, मतीन जी का। सवाल इस बात का है, जो फैक्ट है उससे बोलिए ना भाई। जब हिंदू बेटी बहनों का के साथ हो रहा है अन्याय, लव जिहाद हो रहा है, नाम बदल के गुड्डू राजू नाम बदल के कर रहे हैं। एक भी हिंदू बताइए ना इस बहुसंख्यक देश में कि कोई हिंदू लड़का जो है अपना नाम अब्दुल्ला या रहीम रख करके किसी जाकर के मुस्लिम बेटी बहन के साथ ऐसा किया हो। हिंदू ही उसे जूता मारेगा, हम ही उसे जूते मारेंगे। लेकिन आप लोग महिमा मंडित करे जा रहे हैं, आप लोग बचाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको आपका उसका संरक्षण है, आप जिहाद में उसका संरक्षण दे रहे हैं। तो सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। आप जैसे लोग, मतीन खान, आप लोग भी अपराधी हैं, आप लोग भी जिहाद के अंग हैं। इसलिए जो जो अल्लाह ताला नहीं, बिल्कुल, जब इस तरह की कुरीतियों पर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो शक जाएगा। ठीक है, वैभव अग्रवाल जी, आपने मतीन खान जी को सुना, ये एटीट्यूड कैसा था? पहले तो आप मुझे बताइए कि ये एटीट्यूड कैसा था। मैंने तो सीधे तौर पर यही कहा था कि कुरीतियों पर बोलने से गुरेज क्यों? कि ये एटीट्यूड कैसा था? वो क्राइम हुआ है ना वहाँ, क्राइम हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर किया है क्राइम। आप मुसलमानों के पागलपन वाली बातें छोड़ दो। मतीन खान जी, आप पागलपन वाली बातें करते हो। आपको क्राइम को क्राइम की आंख से देखा जाता है, क्राइम को मजहब और उसकी आंख से नहीं देखना चाहिए। अरे जब अपराध हो। धन्यवाद मतीन खान जी, आपने हमें ये बात बताई। अगर यही इस तरह का केस उलट होता तो फिर आप आ जाते मजहब का नाम लेकर के। धन्यवाद, आपने मुझे बताया कि ये क्राइम के एंगल से देखा जाना चाहिए, मजहब के एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर उलट इसके कोई और केस आता तो फिर आप हमें मजहब का ज्ञान पढ़ाते। बहरहाल वैभव अग्रवाल जी, कृति जी, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना सबसे बड़ी आवश्यक है और इन सबका यही कीटनाशक होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी जाके देश मजबूत होगा, नहीं तो देश को गजवा हिंद बनाने पे तुले हुए लोग हैं। ये प्राणी सुधरने वाले नहीं है। वैभव इस बात को समझना होगा। मैं स्वामी चक्रपाणी की बात को आगे लेके जाना चाहूंगा इस मुद्दे पे। देखिए, जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है, ठीक है, स्वामी जी बोल रहे हैं वो, और जो हमारे हिंदू समाज के धर्मगुरु हैं, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपनी अपनी बातों को रखना है। देश संविधान के साथ चलता है, देश संविधान के साथ चलते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो ऐसे में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। एग्जैक्टली। कृति जी, 14 अगस्त सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं पटल पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ने उसी बात को क्रियान्वित, सरकार ने सभी की बात को क्रियान्वित करते हुए आगे लेके जाने की कोशिश करी। और इसलिए आने वाले मॉनसून सत्र में नहीं, बट आने वाले शीतकालीन सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जरूर उठेगी, यूसीसी की बात जरूर उठेगी। और मुझे ये लगता है कि एक देश एक कानून बहुत जरूरी है इस मसले में। और हमें ये प्रतीत भी होता है और आभास भी होता है कि जहां 400 साल से, जहां भारत में एक समाज में एक विचार है, दूसरे समाज में दूसरे विचार हैं, और कानून भी उसको अलग अलग तरीकों से देखता है, नजरों से देखता है, तो जाहिर सी बात है कि जब दो अलग अलग चीजें साथ में चलेंगी एक ही कानून के दायरे में, तो उसमें जाहिर सी बात है कि राजनीति होना लाजमी है। और इसी राजनीति को रोकने के लिए मेरे ख्याल से एक देश एक कानून लाना बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर के क्या प्रोसेस है उत्तर प्रदेश में? इसको लेकर के क्या प्रोसेस है उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के? देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा और करीब 6 प्रदेश हैं जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट, जिनके यहाँ पे कमेटियां ऑलरेडी बन चुकी हैं यूसीसी पे। कुछ प्रदेशों ने अपनी कमिटीज की रिपोर्ट्स दे दी हैं, कुछ प्रदेशों ने अभी तक, गुजरात है, तो कुछ प्रदेशों ने नहीं दी है। और उस पे डिस्कशन जोरों शोरों से चल रहा है, और ये तो होके रहेगा, आज नहीं कल ये होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि धर्म के नाम पर आतंकी संगठनों को संरक्षण देना, वो भारतीय बढ़ते समाज के लिए और भारत के फ्यूचर समाज के लिए वो एक कुरीति है। और वो चीज आज में रुकनी चाहिए, कल पे नहीं टलनी चाहिए। बिल्कुल, कल पर नहीं टलनी चाहिए, यही उम्मीद हमें मौजूदा सरकार से भी है। शहनवाज जैसे आतंकियों को सिरे से दबाना चाहिए।
सोनाली गुहा जी, मौका ही नहीं सोनाली गुहा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आपको क्या लगता है कि, ठीक है वैभव जी मैं समझ गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आपको क्या लगता है कि देखिए अवैध धर्मांतरण के खिलाफ तो कानून बना है लेकिन मसले तो फिर भी नहीं रुक रहे, मसले तो फिर भी आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो क्या फायदा होगा क्या? मैम डेफिनेटली फायदा होगा, बल्कि इसका फायदा जो अन्य धर्म के अन्य जातियों की महिलाएं हैं खासतौर पे उनको मिलेगा। देखिए हाल फिलहाल में बहुत बड़े ऐसे फैसले आए हैं जिससे उनको अननेसेसरी के तलाक और उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न जैसी चीजों से छुटकारा मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई नया कानून बन के आता है तो वो सभी के वेलफेयर में होता है। ये धर्म के या जाति के आधार पे बनने वाला कानून नहीं है, इसको बिल्कुल हर हिंदुस्तानी नागरिक को इस चीज का सपोर्ट करना चाहिए। और मेन जो आज ये बच्चा जो कन्वेंस हो रहा था या जिसको अभी उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको अभी कस्टडी में लिया गया है, इस मुद्दे को एक बार डार्क वेब की तरफ से भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश अपने को करना चाहिए, क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे वीपीएन को बहुत ऐसा फोर्सफुली आप रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं। आप अगर अदर कंट्री चाइना वगैरह की बात करें तो वहाँ वीपीएन कंप्लीटली एकदम स्ट्रिक्टली बैन है। तो यहाँ एक चीज को एक ये एंगल देखते हुए जरूर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ध्यान रखना चाहिए कहीं इसके कॉन्टैक्ट डार्क वेब से तो नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फंडिंग वहां से इनको मिलती है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट इनको वहां से मिलता है। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आप लोग को सभी को कहा भी था कि इनकी फंडिंग रोकी जानी चाहिए। तो हमारे इंडिया में क्या हुआ है, लोगों ने बच्चों का माइंडसेट जो डार्क वेब की आपने अभी चर्चा शुरू की है, इस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। डार्क वेब का जो मसला है, इसमें कभी तो ड्रग्स तस्करी का मामला भी सामने आता है कि ड्रग्स के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करना, धर्मांतरण के जरिए अट्रैक्ट करना। ये डार्क वेब में किस तरह से लोग जुड़ते हैं, किस तरह से पूरा एक समूह बनाया जाता है, कैसे काम करता है, बहुत जल्दी से बताइएगा। मैम डार्क वेब वैसे तो दुनिया का जहाँ पे मैक्सिमम ये बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा क्राइम स्पॉट मान लें हम, दुनिया का केवल 3 से 5% इंटरनेट ही अपने अच्छे काम के लिए यूज करते हैं, बाकी जो सारा कुछ है वो डार्क वेब ही है जहाँ पे ऑपरेशन चलते हैं। और आपने जहाँ तक कि ड्रग्स की बात की है तो यहाँ काफी महंगी से महंगी मतलब इंजेक्टेबल ड्रग्स, एमडीएम जैसी चीजें भी सप्लाई होने लग गई छोटे छोटे शहरों में भी। और इससे भी ज्यादा खतरनाक ये चीज है कि यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गेन्स की तस्करी और ऑनलाइन लाइव बिडिंग में लोगों की हत्याएं की जाती हैं। कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ लोग पैसे लगाते हैं कि इसकी आंखें निकाल दो, इसके हाथ काट दो, इतने पैसे देंगे। तो ये क्रूरता वहाँ भरी पड़ी है और इसको लॉग इन करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के ब्राउजर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। ये तो खैर एक हो गया कि हम वहां जाके जो कर रहे हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस वहां से क्या बुरा सोसाइटी को मिल रहा है, हिटमैन जैसी चीज, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने इस विषय में सुना भी नहीं होगा। लोग एक पैसे देते हैं, जैसे सुपारी किलिंग टाइप्स चलता था ना पहले कि आपने किसको पैसे दिए गए कोई मार दिया, तो ये हिटमैन का कंसेप्ट अब छोटे छोटे शहरों में भी दिखने को मिल गया है। तो डार्क वेब बिल्कुल तो गेम के थ्रू क्रिमिनल्स तो निकलेंगे ही, जब इतनी इजी टू एक्सेस इंडियन गवर्नमेंट ने सबके लिए कर रखा है, छोटा छोटा बच्चा जाके उसको एक्सेस कर सकता है, छोटे से एक अलग ब्राउजर में जाने लिंक्स मिल रही है, जा रहे ओपन कर रहे हैं, डार्क मार्केट पूरा विजिट कर रहे हैं। मैं समझ गई, मोटे तौर पर समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं आखिरी में आपका रिएक्शन लेना चाहती हूं कि अगर मैं उत्तरकाशी के ही मसले की बात कर लूं, अगर ये गेमिंग वाले मुद्दे से हट करके मैं उत्तरकाशी वाले मसले पर भी आपसे बात कर लूं, तो क्या ये सही है कि वहां पर जो विशेष धर्म के लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, उनका रोजगार उनसे छिन रहा है? आप इस पूरे मसले को इस एंगल से भी देखते हैं कि उनका रोजगार उनसे छिन रहा है? नहीं, रोजगार क्या छीन रहा है? जब मौत स्वीकृति आप देंगे और जब आपके यहाँ जिहादी जो पल रहे हैं वो हमारी दूसरे वर्ग की बेटियों को शिकंजे में लेंगे, नाम बदल के लेंगे और बर्बाद करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसका तो आंच आता ही है ना। आप जब पाप को करते हुए देख रहे हो और उस पर अंकुश नहीं लगा रहे हो तो स्वाभाविक रूप से वो तो आप पे ही आकर पड़ेगा। यही तो बात कर रहा हूँ कि आप देखिए बड़े बड़े जो मुस्लिम संस्थान है जो छोटी छोटी बातों पे फतवा जारी करते हैं, आखिर इस लव जिहाद को गैर इस्लामिक क्यों नहीं घोषित करते, क्यों नहीं उनको इस्लाम से खारिज करते? अगर वो कर देते तो ये नौबत नहीं आती। तो उसके जिम्मेदार जी हैं हमारे साथ। मतीन जी बोलिए, फटाफट बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए क्राइम को क्राइम की निगाह से देखना चाहिए। मतीन खान जी क्राइम मजहबी क्राइम है, ये क्राइम इस्लामिक क्राइम ही है। आपके जो दिमाग में सेट हो चुका है वो एक अलग डिपार्टमेंट अलग तरीके से जांच कर रहा है, लेकिन मतीन खान जी और ये बड़े बड़े संगठन इस पर नहीं बोलेंगे। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर बड़ा सवाल यही है कि जब तक इस मसले पर खुल करके सभी नहीं बोलेंगे, इस मसले को खत्म नहीं किया जा सकता, इस मसले पर चोट नहीं की जा सकती है। और बहुत जरूरी हो गया है कि अब इस मसले पर खुल करके और सार्थक चर्चा होनी जरूरी है। यही इस वक्त की डिमांड है। फिलहाल बात में दम है कि के अंदर मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।